नमस्ते सभी को। हिंदी भाई जल सिंह सर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो पिछला प्रकरण जो हमने पढ़ा था तत्सम तद्भव, क्या पढ़ा था? तत्सम और तद्भव। आज हम पढ़ने जा रहे हैं देशज और क्या बताओ विदेशी शब्द। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे हम क्या बताओ देशज शब्द। तो जिसने पिछली क्लास नहीं देखी है वो जरूर तत्सम तद्भव की क्लास देखे। उसमें मैंने आपको बहुत ही अच्छे नियम बताए थे कि किस तरह से आप पहचान कर सकते हो कि कौन सा शब्द तत्सम होता है और कौन सा तद्भव होता है। तो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कठिन से कठिन प्रश्न भी आपका वहां क्या सही हो जाएगा। तो हम बात करते हैं देशज शब्द। क्या बात करते हैं? देशज शब्द। देशज शब्द। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि तत्सम और तद्भव शब्द हैं वो संस्कृत के शब्द हैं। किसके शब्द हैं? संस्कृत के शब्द हैं। जो संस्कृत भाषा से जो के त्यो हिंदी में आ गए थे वो तो क्या थे? तत्सम। और जिनके उच्चारण में थोड़ा परिवर्तन हो गया था वो क्या कहलाए थे? तद्भव। अब ये जो देशज शब्द हैं, ठीक है, इनका संबंध प्राय सामान्य जनता से रहा है और इनका निर्माण आंचलिक स्तर, किस पर? आंचलिक स्तर पर जन समुदाय के द्वारा अर्थ ग्रहण की सुविधा के अनुरूप किया गया है। कहने का मतलब ये आंचलिक का अर्थ ये होता है कि ऐसे शब्द जो किसी क्षेत्र विशेष में बोले जाते हों, लेकिन काफी समय से वो क्षेत्र विशेष में बोले जा रहे थे और उनको यदि साहित्य में स्थान मिल गया, उन्हें पर्याप्त साहित्य में स्थान दिया गया, तो वो शब्द क्या बताओ? देशज कहलाते हैं। और ऐसे शब्द हमारी हिंदी भाषा के अंदर खूब भरे पड़े हैं। दूसरा मैंने आपको यह कहा था कि कुछ ऐसे शब्द हैं, ऐसी वस्तुएं जिनके नाम, यानी वो वस्तुएं जब संस्कृत थी तब थी नहीं और वर्तमान में वो वस्तुएं आज काम में ली जा रही हैं। तो ऐसी वस्तु या ऐसे संज्ञा शब्द जिनका निर्माण विदेशों में हुआ, उन्होंने तो विदेशियों ने नाम दर दिए, इसलिए वो विदेशी शब्द कहलाए। जैसे मैंने बताया था कार है, बस है, साइकिल है, ठीक है, रेल है, टेलीविजन है, ये शब्द कौन सी भाषा के? अंग्रेजी। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका निर्माण हमारे देश में हुआ था। और मैंने कहा था ना कि ये जो काल आया है जहां संस्कृत का पतन हो गया और हमारी जो हिंदी भाषा का जब आविर्भाव होता है तभी से यहां विदेशी आक्रमणकारियों ने अधिकार कर लिया और हमारे यहां इतने विज्ञान के क्षेत्र में आविष्कार नहीं हुए। यहां की सामान्य जनता मजदूर बनकर रह गई थे। अतः मजदूर या कृषि में काम आने वाले जितने भी उपकरण हैं वे शब्द क्या है बताओ? देशज। मैंने बताया था फावड़ा, गैती, खुरपा, परात, ये ऐसे शब्द हैं कि वो किसके अंदर आएंगे? देशज शब्दों के अंदर आएंगे। यानी इनका निर्माण एक क्षेत्र विशेष के अंदर किया गया था। और मैंने कहा था कि अर्थ ग्रहण की सुविधा के अनुरूप इन शब्दों का नाम रख लिया गया था। तो ये शब्द कैसे शब्द कहलाएंगे? देशज शब्द। कैसे शब्द कहलाएंगे? देशज शब्द कहलाएंगे। इसके अलावा हम बात करें तो मैंने कहा था कि हमारे भारत की विशेषता है, कहा जाता है कि कोस कोस पे बदले वाणी और 5 कोस पे पानी। तो यहां एक कोस पे ही क्या बताओ भाषा में परिवर्तन आ जाता है। तो यानी किसी क्षेत्र विशेष में जो शब्द बोले जाते हैं उनको भी हम क्या कह देते हैं? देशज। जैसे उदाहरण के तौर पर हमारे यहाँ जो बालक होते हैं उनको छोरा बोल देते हैं, लड़कियों को क्या बताओ? छोरी बोल देते हैं। इधर हम जाएंगे मध्य प्रदेश धौलपुर तो वहां बच्चों को मोडा मोडी बोल देते हैं, राजस्थानी में टावर बोल देते हैं। तो ये सारे शब्द कैसे हो जाएंगे? देशज शब्द हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? देशज। और फिर इन शब्दों का साहित्य में प्रयोग हो जाए, है ना। रस खान ने कहा है ना, ताई हिरन की छोरियां छचिया बर छाछ पे नाच नचाएं। तो छोरी शब्द का प्रयोग काफी आगे तक हो गया। तो वह शब्द क्या कहलाएगा? देशज। एक आपने पढ़ा होगा कि हिंदी साहित्य के अंदर ग्रामत्व दोष होता है, अर्थात जिसमें ग्रामीण बोलचाल के शब्द, तो जो ग्रामीण बोलचाल के आंचलिक जो शब्द हैं वो शब्द ही कैसे कहलाते बताओ? देशज शब्द कहलाते हैं। तो इतना तो याद नहीं करना है, परीक्षाओं में जो मुख्य मुख्य आते हैं वो हमें देखने, उनको याद करना है। और
वही बार बार रिपीट होते आ रहे हैं, क्योंकि देशज और विदेशी शब्दों की कोई संख्या निश्चित नहीं है। अरबी फारसी के 3-3, 4-4 हजार शब्द हैं, तो इतना थोड़ी याद रखेंगे हम। केवल 10, 20, 50 जो परीक्षाओं में आते हैं, ऐसे ही देशज शब्द तो कितने ही हो सकते हैं, है ना। किसी क्षेत्र में कितने ही प्रकार के देशज शब्द बोले जा सकते हैं, तो हमें वो शब्द याद रखने जो परीक्षा की दृष्टि से क्या है बताओ महत्वपूर्ण। तो सबसे पहले तो देशज शब्द के बारे में लिखना है हमें कि देशज शब्द होता क्या है। तो ऐसे शब्द जो परंपरा से अपने आप, ऐसे शब्द जो परंपरा से अपने आप भाषाओं में आते गए हैं, भाषा में आते गए हैं, जिनकी उत्पत्ति देना संभव नहीं हो, जिनकी उत्पत्ति देना क्या नहीं हो, संभव नहीं हो, क्योंकि उत्पत्ति कहीं संस्कृत से नहीं हुई है। इनकी हम उत्पत्ति क्या नहीं दे सकते, क्योंकि हमने कहा था ना इतिहास, उत्पत्ति, स्रोत। तो उत्पत्ति का मतलब है हिंदी भाषा की उत्पत्ति कहां से हुई है, संस्कृत से। लेकिन देशज शब्दों की उत्पत्ति हम क्या बताओ नहीं दे सकते, नहीं हो। इन शब्दों का संबंध प्राय सामान्य जनता से रहा है। इन शब्दों का संबंध प्राय किससे बताओ, सामान्य जनता से रहा है ना, जनता से क्या बताओ रहा है। और इनका निर्माण आंचलिक स्तर पर जन समुदाय के द्वारा अर्थ ग्रहण की सुविधा के अनुरूप किया गया है। अर्थ ग्रहण के सुविधा के अनुरूप किया गया है। अनुरूप किया गया है। तो ये शब्द कैसे शब्द हैं भाई, देशज शब्द हैं। देखो ये परिभाषा जो है काफी मैंने कुछ लिखाया है, ठीक है। हाँ, आप ये मत सोचना इतनी बड़ी परिभाषा क्यों लिखा दी, क्योंकि आपने देखा होगा अभी 3rd ग्रेड का पेपर हुआ है, ठीक है। उसमें शब्द शक्ति की परिभाषा पूछ ली गई, ठीक है, और उसके टुकड़े दे दिए गए थे। काफी लंबी परिभाषा थी, उन टुकड़ों को क्रम में जमाना था। तो आपसे यहां पूछ सकता है कि देशज शब्द के बारे में कौन सा कथन असंगत है, कि ऐसे शब्द जो परंपरा से हो अपने आप भाषा में आते गए, या ऐसे शब्द जिनकी कोई उत्पत्ति देना संभव नहीं हो। इन शब्दों का निर्माण क्या है बताओ, सामान्य जनता द्वारा कहां किया जाता है बताओ, आंचलिक स्तर पर किया जाता है। तो इस तरह के आपको कथन और फिर प्रश्न पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या बताओ असंगत या संगत है। तो बिल्कुल अब आपको कोई शॉर्टकट फार्मूला नहीं ढूंढना, एक एक बात को समझना है। देगा तो परीक्षा में रटना तो है नहीं, केवल आपको समझना है कि वास्तव में ये होता है या नहीं होता है, क्योंकि वहां तो केवल आपसे संगत और क्या पूछता है असंगत। तो अब पढ़ाई का तरीका बिल्कुल चेंज हो चुका है। मैंने आपको पहले बताया था कि बिल्कुल अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड हो चाहे आरपीएससी हो, हाँ बिल्कुल आपको इस तरह याद रखना है कि हर टॉपिक को पढ़ना है। कोई ऑब्जेक्टिव प्रश्न करके आप परीक्षा को हल नहीं कर सकते, क्योंकि एक एक प्रश्न में 10-10 प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। और वहां आपको बड़ा तालमेल अगर पढ़ा है तो परीक्षा बहुत अच्छी होती है। बस समय जरूर थोड़ा ज्यादा लगता है, लेकिन तो सबके लिए, लेकिन उसमें मिलान में यह भी तो हो जाता है ना कि एक भी अगर हमें मिल जाता है तो आसानी से हम उत्तर पर क्या बताओ पहुंच जाते हैं। तो बिल्कुल एक एक चीज को कि ऐसे शब्द जो परंपरा से अपने आप भाषाओं में आते गए हैं, जिनकी उत्पत्ति तो संस्कृत से होती तो देते, इनकी कोई उत्पत्ति हम क्या नहीं दे सकते,
ठीक है। इन शब्दों का संबंध प्राय किससे रहता है? सामान्य जनता यानी आम जनता ने इनका निर्माण किया है, और इनका निर्माण आंचलिक का मतलब होता है ग्रामीण। हिंदी में होते हैं आंचलिक उपन्यास, ठीक है। क्या होते हैं? आंचलिक उपन्यास, आंचलिक कहानी, आंचलिक निबंध। इनका मतलब यह होता है कि जिस निबंध या रचना में, गद्य रचना में किसी क्षेत्र विशेष में बोले जाने वाले शब्दों की भरमार होती है, वही क्या कहलाता है? आंचलिक। फणीश्वरनाथ रेणु का मैला आंचल, ठीक है। शिव पूजन सहाय का देहाती दुनिया, बहुत सारे यानी ऐसे आपको रचनाएं मिल जाएंगी गद्य में। यानी एक तरह से एक विधा है कि आंचलिक उपन्यास, आंचलिक क्या बताओ कहानियां। तो इसका मतलब यह होता है कि ऐसी रचना जिसके अंदर किसी क्षेत्र विशेष में बोले जाने वाले शब्दों की भरमार हो, उसे हम क्या कह देते हैं? आंचलिक। और वो शब्द ही क्या कहलाते हैं भाई? देशज, जो क्षेत्र विशेष के अंदर बोले जाते हैं, ठीक है। अभी बताया था ना मैंने कि यहां हम लड़का लड़की को क्या बोल देते हैं? छोरा छोरी। कहीं क्या बोल रहे हैं उसे? मोंडा मोंडी। कहीं क्या बोल रहे हैं? टावर। तो कहने का मतलब यह है कि ये क्षेत्र विशेष के हिसाब से बोले जाते हैं। तो इनका निर्माण कहां किया जाता है बताओ? आंचलिक स्तर पर। किसके द्वारा? जन समुदाय के द्वारा। कैसे? अर्थ ग्रहण, जैसा वो अर्थ दे रहा है उसी के अनुसार। कहने का मतलब है उस शब्द का क्या कर लिया हमने? निर्माण कर लिया, ठीक है। अब लिखो आप प्रमुख देशज शब्द जो आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। देशज शब्द, तो पगड़ी, ये ध्यान रखना है। खटिया, भोंदू, यानी जो थोड़ा सा वैसा होता है ना, कम दिमाग का होता है, ज्ञान नहीं होता, उसे भोंदू कह देते हैं। एक और शब्द होता है भोंपू, ये वो बजाने का होता है, ठीक है। जिसका आगे से मुंह चौड़ा सा होता है ना, उसे अपन क्या कह देते हैं? भोंपू। तो भौंद यानी पगड़ी, खटिया, भोंदू और क्या बताओ? भोंपू। लोटा, लोटा होता है ना, लोटा, लोटा के हिया लगाते हैं, लुटिया बन जाता है। तो लोटा भी कैसा शब्द है? देशज है ना। हाँ, लोटा तुलसीदास का लाख टका है मोल। तो लोटा है, क्या है बताओ? लोटा, ठीक है। आगे चले। लौकी, अभी मैंने बताए थे कृषि के उपकरण। परात, अब परात आ गया तो एक और होता है अपने घरों में कटोरा, ये कटोरा भी देशज है, ठीक है। परात है ना। खुरपा, अब ये माटी खोदने का है इसलिए खुरपा। फावड़ा, यानी एक कृषि के उपकरण कोई से भी आ जाए इनके अलावा तो समझ लेना वह शब्द क्या होगा बताओ? देशज होगा। हाँ, एक शब्द ये भी अच्छा याद रखना है आपको, झंडा। एक शब्द होता है घेवर, एक शब्द है तेंदुआ। तेंदुआ है ना, अच्छा शब्द है तेंदुआ, पूछा जा सकता है आपसे। तेंदुआ, झंडा हो गया, घेवर हो गया, क्या हो गया? तेंदुआ हो गया। हुक्का बीड़ी, हुक्का और क्या? बीड़ी। तंबाकू नहीं आएगा, वो तो पुर्तगाली में आएगा। यहां तो आपको क्या याद रखना है? हुक्का और बीड़ी याद रखना है भाई। ये कैसे शब्द है? देशज शब्द है। कौन? हुक्का, बीड़ी। और चले। ठोकर, ठोकर, एक शब्द होता है थप्पड़, है ना। हाँ, कई जगह रेपटा, जापट ऐसे बोल देते हैं इनको, है ना। एक शब्द होता है झोला, है ना। झोला शब्द खूब चर्चा में, है ना। क्या बताओ? झोला। झाड़ू, झाड़ू। छोरा, अभी बताया था मैंने। छोरी। टट्टू, टू। ठटेरा और ढक्कन। तो एक ही लाइन आ गई, टट्टू, ठटेरा और क्या बताओ? ढक्कन, है ना। बिल्कुल एक ही लाइन में आ गया। हाँ, रेवड़, रेवड़ होता है ना भेड़ बकरियों का। हाँ, और चलो, बिल्कुल बहुत अच्छे अच्छे शब्द है। चिमटा, वो कहानी पढ़ी हो ना चिमटा, है ना। तो जो चिमटा होता है वो भी देशज है, चिमटा, है ना।
हाँ, जूता, ये भी अच्छा शब्द है, घेवर ऊपर पढ़ाई दिया, जूता। कौन शब्द है? जूता शब्द भी आपको याद करना है। मकई, एक शब्द होता है दीदी, एक होता है बाप, है ना, बाप, है ना। एक शब्द होता है पेट, ऐसे पेट, पेट सुना है ना, हाँ, पेट होता है, टाइट होता है, सुना होगा आपने, खूब पूछे जाते हैं शब्द, है ना। पेड़, पेड़। एक शब्द होता है खिड़की, ये भी देसाजी है। देखो ये पेट और पेड़ अच्छे शब्द हैं दोनों ही, पेट और पेड़। ऐसे तो मैंने कहा ना, टांट, सिर को बोलते हैं टांट, है ना, तो ये भी देसा शब्द है, लेकिन इतना फेमस ये नहीं है। और एक शब्द है पटाखा, पटाखा, बम जो होता है वो तो विदेशी है, पटाखा जो शब्द है वो क्या है बताओ? देशज के अंदर ही आता है पटाखा। अब आपको लिखना है कुछ शब्द है, जैसे खचाखच, फटफट, ऐसे खचाखच और क्या बताओ? फटफट, खटखटाना। ऐसे आवृत्ति वाले शब्द आ जाएं तो ये भी देशज ही होते हैं, खटखटाना, बड़बड़ाना, ठीक है। ऐसे शब्दों को ये आपको कारकड़ा है देशज के अंदर, ठीक है। और अगर अपन बात करें तो एक लाइन और लिखनी है, समस्त पशु पक्षियों की बोली भी देशज शब्दों के अंतर्गत आती है। देशज शब्दों के क्या अंतर्गत आती है? जैसे चहचाना, चिड़िया है ना, मिमियाना, है ना, हिनहिनाना, दहाड़ना। ऐसे किसी भी पशु पक्षी की बोली आ जाए, रंभाना, है ना, तो आपको समझ लेना है कि वह भी किसके अंदर आती है? देशज शब्दों के अंतर्गत आती है। तो ये अपने हुए मुख्यतः कौन से शब्द बताओ देशज? एक बार फिर से देखो, यहां से हमने शुरू किया, पगड़ी राजस्थानी है ना, खटिया, भौंदू, भौपू, लोटा, लोके, परात, कटोरा, खुरपा, फावड़ा, ठीक है। झंडा इंपॉर्टेंट, एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन शब्द है? झंडा। घेवर, तेंदुआ, हुक्का, बीड़ी, ठोकर, थप्पड़, झापट, कुछ भी आ जाए, झोला, झाड़ू, चोरा, चोरी, टट्टू, टटेरा, और क्या? ढक्कन, क्या? ढक्कन। रेवड़, चिमटा, जूता, अच्छा शब्द है, कौन सा? जूता। मकई, दे, बाप, पेट, पेट पेट पेड़, और खिड़की, पटाखा, खचाखच, पटपट, कटकटाना, बड़बड़ाना। ऐसे शब्द आ जाए आवृत्ति वाले, ना, दो बार हो रही है, खचाखच, पटपट, खटखटाना, बड़बड़ाना। और समस्त पशु पक्षियों की बोली भी देशज शब्दों के अंतर्गत आती है। तो ये हुए हमारे कौन से शब्द भाई? देशज शब्द। कौन शब्द हुए? देशज। अब हम लिखेंगे क्या बताओ? विदेशी शब्द। विदेशी शब्द, विदेशी शब्द, ठीक है। तो जो शब्द कहने का मतलब विदेशी भाषाओं के, जिसको हिंदी भाषा ने अपने क्या बताओ ढंग से ग्रहण कर लिया है, तो विदेशी भाषाओं के वे शब्द
विदेशी भाषाओं की क्या बताओ, वे शब्द जिसको हिंदी भाषा ने, जिसको हिंदी भाषा ने अपने ढंग से ग्रहण कर लिया है, ग्रहण कर लिया है, विदेशी शब्द कहलाते हैं। कैसे शब्द कहलाते हैं, विदेशी शब्द कहलाते हैं। तो देखो ये ग्रहण का मतलब आप समझ गए होंगे, कहने का मतलब है कि ऐसे शब्द जो विदेशी भाषा के हैं और हिंदी में आकर थोड़ा उनमें परिवर्तन आ गया। कुछ शब्द तो ऐसे जो कि त्यों आ गए, लेकिन कुछ में थोड़ा परिवर्तन आ गया। जैसे एग्जाम्पल मैं बताता हूं आपको। जैसे एक शब्द है हॉस्पिटल, क्या है, हॉस्पिटल। इस हॉस्पिटल को धीरे धीरे हमने अस्पताल में बदल दिया। अब देखो ये समान ही उच्चारण है, लेकिन हॉस्पिटल हॉस्पिटल कहते कहते हम अस्पताल 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 पे आ गए। किस पे आ गए, अब ये नहीं कहोगे कि साहब अस्पताल हिंदी का, ये है तो किसका, अंग्रेजी का ही है। किसका, ये अंग्रेजी। ऐसे एक शब्द होता है अंग्रेजी में अलमीरा। इस अलमीरा को हमने अलमारी बना लिया। अब इसका मतलब ये थोड़ी रहेगा ये हिंदी का है, नहीं, अलमीरा का ही तो है। थोड़ा बहुत परिवर्तन इसमें उच्चारण में हमने कर लिया। तो अपने ढंग से ग्रहण करने का मतलब यह है कि थोड़ा बहुत उनमें क्या कर लिया गया भाई, परिवर्तन कर लिया गया। तो ये शब्द कैसे कहलाएंगे हमारे, विदेशी, यानी अंग्रेजी भाषा के मैंने आपको बताए थे कुछ उदाहरण। ऐसे ही अन्य भाषाओं में भी थोड़ा बहुत उच्चारण में परिवर्तन कर लिया हमने अपने ढंग से, तो वो शब्द हमारे क्या कहलाएंगे, विदेशी। तो सबसे पहले लिखेंगे हम अंग्रेजी भाषा के शब्द। किसके, अंग्रेजी भाषा के शब्दों। तो देखो अंग्रेजी तो आप जानते ही हो, सबसे ज्यादा आज हम अंग्रेजी भाषा के शब्दों का प्रयोग ही हिंदी भाषा के अंदर कर रहे हैं। और अंग्रेजी और हिंदी हम पढ़ते ही हैं, तो हमें पता होता है कौन सा शब्द तो अंग्रेजी का है, कौन सा क्या बताओ हिंदी का है। ठीक है, इसमें से इतनी कोई कठिनाई नहीं है। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह है कि जिसको हम हिंदी में भी जो कि त्यों बोलते हैं, अंग्रेजी में भी वही उच्चारण है, तो वह शब्द अंग्रेजी हो जाएगा हमारे लिए। जैसे मैंने कहा था कि कार, बस, रेडियो, ऐसे ही तो बोलेंगे, रेडियो, है ना, स्कूल, है ना, स्कूटर, कॉलेज। देखो आज भी ऐसे ही बोलते हैं। तो ये शब्द कौन सी भाषा के, अंग्रेजी के। ऐसे ही कैमरा, क्या, कैमरा, रेल, है ना, और अपन बात करें तो टायर, टायर होता है ना, टायर, ट्यूब, टायर और क्या, ट्यूब, साइकिल, साइकिल। अब साइकिल पंचर भी हो जाए तो पंचर शब्द भी अंग्रेजी का ही है भाई। किसका है, अंग्रेजी का है, पंचर। बहुत सारे शब्द है, सीमेंट, हिंदी में भी वही उच्चारण है और अंग्रेजी में वही उच्चारण है, कोई खास अंतर नहीं है। रजिस्टर, है ना, ये तो आप काम करोगे, रजिस्टर अंग्रेजी का है। डायरी, क्या, डायरी, डायरी भी कौन सा भाषा का है, अंग्रेजी भाषा का है। बैंक, पुलिस, टिकट, बैंक, पुलिस, टिकट, क्या, टिकट। ये वो शब्द हैं जो परीक्षाओं में आते रहते हैं। मैंने कहा था ना बहुत सारे शब्द है अंग्रेजी भाषा के, जब हम किस में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं। तो ये मैंने आपको वो शब्द लिखा है जो अक्सर आते हैं। हाँ, पेन, टेलीविजन, टेलीफोन नहीं है, वो तो यूनानी का है। केवल क्या याद रखना है आपको, टेलीविजन, क्या, टेलीविजन।
हाँ वो तो बस ट्रक कार स्कूटर ये तो सब उसी में ही आएंगे, ठीक है, अंग्रेजी भाषा के ही हैं। अब आपको इतना ध्यान रखना है अंग्रेजी भाषा का शब्द कि ये देख लो कि हिंदी में भी उसका यही उच्चारण होता है और अंग्रेजी में यही उच्चारण होता है, तो हम आसानी से समझ जाएंगे, क्योंकि अंग्रेजी भाषा और हिंदी दो भाषा तो हम कम से कम क्या बताओ पढ़ते ही पढ़ते हैं। त्रिभाषा फॉर्मूला है तृतीय भाषा के रूप में, मुख्यतः संस्कृत, इसके अलावा कुछ और भी हम भाषा ले सकते हैं, तो समझ जाएंगे। अब इसमें एक लाइन आप लिख लो, वो क्या लिखनी है, हाँ, समस्त खेलों की शब्दावली के शब्द अंग्रेजी भाषा के होते हैं। किसके होते हैं? अंग्रेजी भाषा के होते हैं। यानी कोई भी हम खेल उठाएंगे तो उस खेल में जो शब्दावली होगी वो कौन सी भाषा की होगी? अंग्रेजी भाषा की होगी। ठीक है, आपने खेल खेले होंगे, मैंने तो फुटबॉल खेली है, तो फुटबॉल ही कौन सी भाषा का शब्द है? अंग्रेजी का। फुटबॉल में हमने क्या क्या पढ़ा है? थ्रो, ठीक है, कॉर्नर, बैक, सेंटर, फॉरवर्ड, डी, हाफ सेंटर, ठीक है, हेड, हैंड, गोल, कीपर, ठीक है। तो सारे शब्द कौन सी भाषा के? अंग्रेजी के। क्रिकेट में चले जाओ, खुद क्रिकेट अंग्रेजी का हो गया, है ना, क्रिकेट, बैट, बॉल, पैड, 4, 6, वाइड, है ना। तो सारे शब्द कौन सी भाषा के? अंग्रेजी भाषा के। तो समस्त खेलों की जो शब्दावली है वो कौन सी भाषा में होती है? अंग्रेजी में। कबड्डी में भी ऐसा ही होता है ना, बोनस मिलता है ना, टच लाइन होती है, तो वही होता है। तो समस्त खेलों की शब्दावली किसमें होती है भाई? अंग्रेजी में। जैसे क्रिकेट, है ना, और क्या बताओ, फुटबॉल, अब इनमें सारे विकेट, है ना, बैट, बॉल, तो सारे शब्द किसके? अंग्रेजी भाषा के। तो समझ गए, समस्त खेलों की शब्दावली कौन सी भाषा में होती है? अंग्रेजी भाषा में। कौन सी भाषा में होती है? अंग्रेजी भाषा में। ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे अपन बात करते हैं, तो अगली भाषा हम पढ़ेंगे अरबी भाषा। कौन सी भाषा? अरबी भाषा। अरबी भाषा, तो देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस भाषा के। एक चीज तो आपको यह याद रखना है कि अरबी प्लस फारसी दोनों को मिला दें तो उर्दू बन जाता है। क्या बन जाता है? उर्दू। तो अब आपको क्या रखना है? उर्दू। तो अब आपको क्या देखना है कि अगर कोई शब्द उर्दू का है, किसका है? उर्दू का है, तो या तो अरबी का होगा या फारसी का होगा। तो आप देख लेना कि विकल्प में अरबी। दिक्कत जब आती है जब अरबी और फारसी दोनों हो, अरबी और फारसी क्या हो? दोनों दो, तो दिक्कत है। अगर इनमें से कोई सी भी एक है, ठीक है, तो बिल्कुल याद रख लेना, चाहे भले ही आपने वो फारसी में पढ़ा हो शब्द, लेकिन फारसी विकल्प में नहीं है तो फिर आप क्या कर दोगे उसे? अरबी भाषा। क्या? अरबी। क्योंकि उर्दू तो अब कोई अलग विदेशी भाषा नहीं है, अरबी फारसी का मिश्रण है, मूलतः शब्द वहीं से आए हैं, ठीक है। इसलिए कौन सी भाषा? उर्दू तो नहीं आएगी विकल्प में, या तो अरबी आएगी या फिर क्या आएगी? फारसी। तो मुख्यतः उर्दू भाषा के जो शब्द होते हैं उनको हमने दो भागों में बांट दिया। किसमें बताओ? अरबी और फारसी में, ठीक है। अब मैंने कहा था अगर एक विकल्प में आए अरबी या फारसी में से, जब तो कोई दिक्कत नहीं है। परेशानी जब आती है जब ये दोनों विकल्प में हो। तो इसके लिए आपको क्या समझना है? देखो कि ये जो अरबी भाषा है ये वहां आम बोलचाल की भाषा है, यानी आम बोलचाल की जो भाषा है वो कौन सी है भाई? अरबी भाषा है। और ये जो ये फारसी है ना, ये साहित्यिक भाषा है। यानी कैसी भाषा है? साहित्यिक भाषा है। तो देखो आम बोलचाल के शब्द तो हल्के मिलते हैं, ठीक है ना, और जो साहित्यिक शब्द होते हैं वो शब्द थोड़े से क्या होते हैं? भारी। हल्के भारी का मतलब ये होता है कि आम बोलचाल में तो हम इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर देते हैं, लेकिन जो भारी शब्द होते हैं उनका भावार्थ कुछ विशेष होता है, ठीक है ना। तो भारी शब्द होते हैं, इसलिए आपको जो है अब साहित्यिक शब्द आ जाएं तो समझ लेना वो फारसी भाषा का है।
और ये बोलचाल का मतलब यह है कि बोलचाल के साथ साथ यह अरबी भाषा इनकी राजकाज की भाषा थी। यानी जो मैंने कहा था ना कि भाई हमारे हिंदी की शुरुआत लगभग हम 10वीं शताब्दी से मानते हैं, ठीक है। उससे पहले ये अपभ्रंश में थी, प्राकृत में थी, ठीक है, उस तरह होती हुई आई है। और इधर 10वीं शताब्दी से ही हमारे यहां विदेशी आने लग गए। तो मुगल आए तो उनकी जो आम बोलचाल की भाषा थी वो कौन सी थी? अरबी। और उनकी साहित्यिक भाषा कौन थी? फारसी। और अंग्रेजी छोड़ गए, ठीक है। बाकी थोड़े बहुत शब्द हमने दूसरी भाषाओं से भी ग्रहण किए। तो याद क्या रखना है कि इनके ज्यादा है, अरबी के, फारसी के और अंग्रेजी के। अब अरबी में मैंने कहा था ये आम बोलचाल की भाषा थी, राजकाज की भाषा थी। और दरबार में, राजकाज में यही भाषा, इसलिए हम कह सकते हैं कि उनके यहां जो अदालत होती थी, यानी राजा जो फैसला सुनाता था, उसके अंदर भी इसी भाषा का प्रयोग होता था, ठीक है ना। यानी अदालत हम न्यायालय को कहते हैं। तो यहां यह भाषा बोली जाती है कौन सी? अरबी। और ये फारसी कैसी भाषा है? साहित्यिक। शेरो और शायरी पढ़ते हैं ना अपन, शेरो शायरी। क्यों? क्योंकि फारसी साहित्य ना वो प्रेम परक काव्य है। तो प्रेम के जो शब्द हैं, बड़े बड़े, दिल, जिगर, ठीक है, ये शब्द किस में आएंगे? फारसी में आएंगे। क्योंकि फारसी भाषा है, उसमें क्या है बताओ? प्रेम आख्यान काव्य ज्यादा लिखे गए हैं, ठीक है। तो इसके शब्द तो बहुत भारी भारी आएंगे। अरबी जो भाषा है वो कैसी भाषा थी बताओ? आम बोलचाल की भाषा थी, राजकाज की भाषा थी। और उस समय उनके यहां कोर्ट कचहरी की जो भाषा होती थी वो कौन सी होती थी? अरबी भाषा होती थी। तो बिल्कुल सबसे पहले हमें अरबी भाषा के शब्द लिखेंगे, ठीक है। चलो, तो साथ के साथ ही आपको याद भी करने हो, ठीक है। वो कैसे याद करने? कि सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि वहां कोर्ट और कचहरी की भाषा कौन सी थी? अरबी, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले वहां जो कोर्ट होता था वो तहसील में होता है ना। अरे सबसे पहले अपन आज कोर्ट में जाते हैं तो सबसे पहले कहां? एसडीएम कोर्ट होता है तहसील स्तर पर, ठीक है। वहां मजिस्ट्रेट बैठता है तो तहसील। क्या? तहसील। तहसील के बाद क्या आता है बताओ? जिला। और जिला के बाद क्या आता है? किला। ये देखो, तीनों शब्द कौन सी भाषा के? अरबी के। यानी सबसे पहले कहां चले? तहसील। और तहसील के बाद कहां चले गए? जिला। यानी आपको एक ही शब्द याद रखना है इसमें कि अदालत। अब पहला जो अदालत है, सबसे छोटी अदालत है, वो कहां लगती है? तहसील स्तर पर, ठीक है। तहसील के बाद आप कहां जाओगे? जिला। और जिला के बाद किला। इसका मतलब आज भी अपन देखते हैं पहले तहसील स्तर पर कोर्ट होती है, फिर जिला स्तर पर, फिर अपना क्या है बताओ? हाई कोर्ट होता है। और राजाओं का जो किला होता था ना, वही उनका क्या है बताओ? सबसे बड़ा कोर्ट है। तो तहसील, जिला, किला। किसकी बात हो रही है यहां? अदालत की। किसकी बात हो रही है? अदालत की। तो अदालत लिख दिया साहब। अदालत कौन सी भाषा का है? अरबी का। अब इस अदालत में क्या क्या होता है? देखो, अदालत है तो यहां वकील होगा, होगा नहीं होगा? होगा, क्योंकि बिना वकील के तो अदालत चलेगी कैसे? तो वकील भी कौन सी भाषा का होगा? अरबी का। अब वकील होगा तो वकील हमें क्या निकाल के देगा? नकल निकाल के देगा, ठीक है। और यहां हमें क्या मिलेगी? तारीख मिलेगी। तो तारीख जो शब्द है वो भी, हाँ, यानी जब कोर्ट में हम जाते हैं तो क्या मिलती है हमें? तारीख मिलती है। क्या मिलती है? तारीख। फिर ईमान शब्द है कि ईमानदारी से आपको किस पर? किताब पे हाथ रखना है। कहते हैं ना किस पे? किताब पे। आपने देखा होगा फिल्मों के अंदर। हाँ, वैसे तो हमारा अदालत से क्या पार है, लेकिन फिल्मों में बहुत देखते हैं। तो वहां क्या है बताओ? जब हम होते हैं तो किताब लाई जाती है कि इस गीता की, है ना, हिंदुओं के लिए गीता की, और दूसरे धर्मों को उनके धर्म की किताब पर हाथ रखकर बताओ। तो किताब जो शब्द है वो भी कौन सी भाषा का है? अरबी का। ईमान शब्द है वो कौन सी भाषा का है? अरबी का, ठीक है। हाँ, अब वहां कानून कायदा अनुसार होगा ना, बिल्कुल। और जो वो बैठेगा, वो जज है, जो किस पर बैठेगा बताओ? कुर्सी पर। तो कुर्सी जो शब्द है, टेप यानी मेज नहीं है, मेज पुर्तगाली का है। कुर्सी शब्द भी कौन सी भाषा का है? अरबी भाषा का है, ठीक है। और एक शब्द हो गया तराजू। क्या हो गया? तराजू। ध्यान रखना, जब भी अपन अदालत के अंदर जाते हैं, किसके अंदर जाते हैं? अदालत के। हाँ, ऊ छोटा है ना, तो आपने देखा होगा कि अदालत में वहां एक तराजू लटकी होती है, एक प्रतीक होता है तराजू का। क्या होता है? प्रतीक। और आपने देखा होगा वो प्रतीक में एक तरफ लटकी होती है वो है ना,
तराजू, अंधा कानून देखा होगा आपने, उसमें एक तराजू लटकी हुई होती है, उसके अंदर है कि यहां फैसला बिल्कुल तोल के होगा, सही होगा। तो जो तराजू शब्द है वो भी कौन सी भाषा का है? अरबी का। फिर से याद करो, देखो तहसील पर अदालत होती है, जिला और किला, और फिर होगी अदालत। ये तीनों अदालतों की बात कर रहा है। अदालत के अंदर वकील होता है, वकील से हम नकल लेते हैं और वहां पर हमें क्या मिलती है? तारीख पे तारीख। सुना होगा ना डायलॉग, कहां? अदालत में। ईमान पे आ गए, फिर हम किताब पे आ गए, किताब वहां होती है, कायदा से वहां कानून होगा, कुर्सी है और क्या बताओ? तराजू है। अब वहां कौन? कातिल भी आते हैं, वहां इंसाफ होता है। क्या होता है? इंसाफ। वहीं तो होता है कातिल शब्द भी और इंसाफ शब्द भी कौन सी भाषा के? अरबी के। और अगर आप पर कातिल आप हो तो आपको कहां जाना पड़ेगा? हवालात भी जाना पड़ेगा। कहां जाना पड़ेगा? हवालात। ये ऊपर हमने नकल ली, और नकल कहां मिलती है? कागज पर। तो कागज शब्द भी कौन सी भाषा का है? अरबी का। यानी कागज शब्द भी कौन सी भाषा का है? अरबी भाषा का है ना। जुर्माना भी वहीं लगता है। नकल की हमने बात करी थी, जब आपके ऊपर कहने का मतलब है आरोप सिद्ध हो गया तो आपको हवालात के साथ साथ क्या? जुर्माना भी, है ना, जुर्माने की राशि भी आपसे वहां ली जाएगी। ठीक है, बिल्कुल। मुकदमा, सबूत, ये तो है ही, मुकदमा भी वहीं तो चलता है। और मुकदमा के साथ वो कहते हैं कि भाई सबूत ला, मुकदमा तो दर्ज हो जाएगा, लेकिन आपके पास क्या होना चाहिए? सबूत। गवाह सबूत के बिना वहां कुछ नहीं है, सबूत तो चाहिए ही। और गरीब को वो मिलता नहीं है ना, गरीब शब्द भी है। और वहां जो मुकदमा लड़ते हैं वो किसके लिए जाते हैं? आदमी और औरत। ये और दो ध्यान रखना है कि आदमी भी अरबी का है, और क्या बताओ? औरत शब्द भी क्या है बताओ? अरबी का। बिल्कुल एक एक शब्द को याद रखना है। क्या गए बताओ? आदमी और औरत। ठीक है, बिल्कुल। गरीब है ना, उसे सबूत नहीं मिलते, क्योंकि सबूत तो किसको मिलते हैं? पैसे को। और कहते हैं ना कोर्ट के बारे में तो कि धन को न्याय, दीन को कारा, है ना, कि केवल कहने का मतलब है कि पैसे वाले को ही तो क्या बताओ वहां न्याय मिलता है, गरीब के लिए तो कारा, पैसे वालों के लिए तो कोर्ट रात में भी खुल जाते हैं, और गरीब को क्या मिलती है? तारीख पे तारीख। ठीक है, और तारीख शब्द कौन सी भाषा का है? अरबी भाषा का। कौन सी भाषा का है? और दो शब्द हो रहा है, क्या बताओ? आदमी और क्या? औरत। ठीक है, हाँ। इसके अलावा अपन बात करें तो दो अलग शब्द, एक तो तकिया और एक तकदीर। हाँ, अगर आपकी तकदीर होगी तो आपको न्याय मिल जाएगा, नहीं तो आपको क्या नहीं मिलेगा। तो तकदीर शब्द भी कौन सी भाषा का है? अरबी भाषा का। कौन सी भाषा का है? अरबी भाषा का। ठीक है, हाँ। अब आपको एक तो ये अखबार शब्द बहुत पढ़ते हो, हाँ भाई, आपका अगर केस हो गया सही तो यानी आपकी खबर कहां छपेगी? अखबार में। कहां? अखबार में। और एक शब्द है ये अपने जो हिंदी में होता है ना, मुहावरा। क्या? मुहावरा। ये शब्द भी कौन सी भाषा का है? अरबी भाषा का। कौन सी भाषा का है? अरबी का। और मुहावरा हो गया तो एक लिखो आप शादी, और शादी में हमें जरूरत पड़ती है इत्र की, और एक शादी में मिठाई बनाने वाला होता है, कौन बताओ? हलवाई। कौन? हलवाई। ये शब्द भी कौन सी भाषा के भाई? अरबी भाषा के। कौन सी भाषा के? अरबी भाषा के। ठीक है, बिल्कुल। शादी, है ना, हाँ, हलवाई, इत्र। और एक और है भाई, अब इतना हो गया तो चलो हलवाई को पहले लिख लेना कि शादी है, इत्र है। अब इत्र कब लगाया जाता है ना, ये इसको भी हटाओ, इत्र बाद में लिखेंगे। एक शब्द यहां लिख रहा है ना, जो काफी चर्चित है, शराब। कि शराब पी ली, अब यही खुशबू ना आए तो लोग इत्र लगाते हैं। क्या लगाते हैं? इत्र। और फिर आराम से हलवाई के पास जाते हैं। किसके पास जाते हैं? हलवाई के पास। तो शराब शब्द और जोड़ना है, क्रम में जोड़ा तो थोड़ा सा अच्छा याद रहेगा कि शराब और क्या बताओ? हाँ, इत्र और क्या बताओ? हलवाई। ठीक है, ये शब्द हुए हमारे किस कौन सी भाषा के बताओ? हाँ, अरबी के, है ना। तो देखो फिर से याद करो, तहसील मैंने कहा था एक शब्द याद रखना है आपको, इसमें मोस्टली क्या बताओ? क्या याद रखना है? अदालत। इसके आसपास ही घूमना है। किसके पास? अदालत के।
तो अदालत सबसे छोटी कहां होती है भाई? तहसील। तहसील के बाद कहां होगी? जिला। और जिला के बाद क्या होगा? किला। तो तीनों सब, तहसील, जिला, किला, कौन सी भाषा है? अरबी। अदालत आ गई, अदालत में कौन होता है? वकील होता है। वहां से नकल निकलवाते हैं, किस पर निकलवाते हैं? एक कागज शब्द आया था, देखो कौन शब्द आया था? कागज पर। तो कागज भी इसी का ही है, ठीक है। नकल निकलवाई, नकल के बाद हमें क्या मिलती है? तारीख। क्या मिलती है? तारीख। फिर ईमान से हम पे किस पे हाथ रखवाया जाता है? किताब। सब कहां होते हैं? ये अदालत के अंदर। फिर कायदा, कुर्सी, तराजू, कातिल, एक और लिख लो, कातिल के पास यहां जगह हो तो कैदी। बात तो वहीं आ रही है। और इसके अलावा भी कोई शब्द मिल जाए अदालत का तो समझ लेना वो कौन सी भाषा का है? अरबी भाषा का। कौन सी भाषा का है? अरबी का। कैदी, कातिल, इंसाफ, हवालात, ठीक है, कागज, जुर्माना, मुकदमा, सबूत, और गरीब, आदमी, औरत, तकिया, ये तकदीर था। क्या था? तकदीर। और एक तो अखबार, और एक क्या बताओ? मुहावरा। ये दो अलग से याद रखने, बाकी शादी, शराब, इत्र और हलवाई, ठीक है। ये दो सेट अलग हो गए। तो यहां से ध्यान रखना, यहां तक तो हो गया कि वहां गरीब आदमी को और औरत को कोई न्याय नहीं मिलता, तो यहां तो अदालत ही होगी। तकिया, तकदीर, अखबार और मुहावरा, एक लाइन तो ये याद करनी है। और एक करनी, शादी, शराब, इत्र और हलवाई। तो ये शब्द किसके हुए भाई? अरबी भाषा के। किसके हुए? अरबी के। अब चलते हम कौन सी भाषा पे? फारसी पे। कौन सी पे? फारसी पे, ठीक है। फारसी भाषा तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि फारसी भाषा इनकी साहित्यिक भाषा है। और फारसी साहित्य के अंदर कौन से काव्य? प्रेम आख्यान काव्य ज्यादा लिखे गए, जिनमें कहने का मतलब है प्रेम कथाओं का चित्रण होता है। तो शब्द भी इसमें ऐसे ही आएंगे, प्रेम वाड़े, है ना। तो चलो देखो, देखो कैसे याद करेंगे कि जो प्रेम के मार्ग में बाधक बनता है वो होता है कमीना। जो प्रेम की चिट्ठी लेके जाता है वो होता है कबूतर। क्या होता है? कबूतर। याद रहा? यानी जो प्रेम के मार्ग में बाधा बनता है वो कौन है? कमीना। और जो प्रेम की चिट्ठी लेके गया वो कौन होता है? कबूतर। और कै कबूतर के बाद क्या गया? खे खरगोश। याद रखना, वहां भी मैंने आपको बताए थे, क्या याद है? टट्टू, ठटेरा और क्या? ढक्कन। तीनों एक साथ किस में आए थे? देशज शब्दों में। यहां कबूतर आ गया, खरगोश आ गया, ठीक है ना। अब यहां गए गमला नहीं, गुलाब। अरे प्रेम का प्रतीक ही क्या होता है? गुलाब। अरे किसी को गुलाब भेंट करेंगे ना तो समझ लेना कि वो क्या है, बताओ? प्रेम, है ना। मनाते हैं लोग, फरवरी आ रही है, वैलेंटाइन डे, रोज डे, कौन कौन सा डे मनाते हैं। तो गुलाब तो प्रेम का ही प्रतीक है ना। किसका प्रतीक है? प्रेम। बताओ कैसे? कमीना, कबूतर, खरगोश और क्या? गुलाब, है ना। हाँ, चादर, है ना। दिल, दिल तो देखो मैंने पहले ही बताया था, बहुत ही अच्छा शब्द है ना। दिल प्रेम का ही है ना। पर्दा, पर्दा, चिराग, क्या? चिराग, है ना। दिल में पर्दा रखो प्रेम का, दुनिया को मत बताओ। यानी दिल के अंदर पर्दा रखो प्रेम का, है ना। प्रेम का जो दीपक है, चिराग है, वो कभी बुझना नहीं चाहिए, है ना। तो बिल्कुल अच्छे शब्द हैं। हाँ, एक शब्द है जान, है ना। सुना होगा जान, है ना। और एक जान आ गया तो जानवर भी इसी में ही है ना। एक शब्द होता है कारीगर, और एक कारीगर क्या बनाता है? दीवार। और इसके पास, दीवार के पास क्या होता है? दरवाजा। दीवार में क्या लगता है? दरवाजा। अब कारीगर आ गया तो इसके साथ कौन होता है भाई? मजदूर भी होता है। तो एक साथ ही याद करना है, बताओ। कारीगर, दीवार, दरवाजा और क्या बताओ? मजदूर, है ना। अब चलें अपन, जान तो हो ही गया, एक शब्द और रह गया जिगर। जान आ गया तो क्या है? जिगर भी यही है। जान और क्या बताओ? जिगर। खून, नाव, गर्दन, चेहरा। खून, नाव और क्या? गर्दन और क्या? चेहरा, ठीक है। एक बार लिख लो, फिर ये शब्द मैं आपको याद करा दूंगा। सरकार, गुब्बारा, अमरूद। सरकार, गुब्बारा, हाँ, अमरूद को बाद में देख लेंगे। गुब्बारा अच्छा शब्द है।
गलीचा, चश्मा, गलीचा और क्या, चश्मा। गलीचा, चश्मा, है ना, अच्छे शब्द हैं। रुमाल, दरबार, अमरूद, प्याज, दर्जी, जलेबी, दर्जी और क्या, जलेबी। हिंदी, ये इंपॉर्टेंट है। हिंदी शब्द कौन सी भाषा का है, बताओ कौन सी भाषा का है, फारसी का, ठीक है। और उर्दू शब्द कौन सी भाषा का है, तुर्की का। और अंग्रेज शब्द कौन सी भाषा का है, बताओ, अंग्रेज, हाँ, फ्रांसीसी भाषा, अभी बता देंगे, ठीक है। हिंदी। और अगर एक दो शब्द इसके अंदर अपन जोड़ सकते हैं तो इतने इसमें है नहीं, बाकी ये, हाँ, एक आचार और लिख लो, आचार। अफसोस, क्या, अफसोस। याद तो मैं करा दूंगा सारे, आप बिल्कुल इनको एक बार लिख लेते हैं अपन। तो इधर देखो अब आप इनको, यही है मुख्य शब्द। तो मैंने कहा था शब्द तो इनमें बहुत सारे, लेकिन हमें केवल इतने याद करने हैं जो परीक्षा में है। तो देखो, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि हमें वो शब्द याद रखने हैं कि फारसी भाषा इतना प्रेम आख्यान भाषा, ठीक है। तो भाई मैंने कहा था कि जो प्रेम के मार्ग में बाधक बनता है वो कौन होता है, कमीना, ठीक है। कबूतर प्रेम का पत्र लेके जाता है, खरगोश प्रेम का ही प्रतीक होता है, बड़ी सुंदर लाल लाल आंखें होती है खरगोश की। गुलाब भी क्या है बताओ, प्रेम का ही प्रतीक होता है। चादर, दिल, पर्दा, चिराग, जान, जिगर, यहां तक देखो, ये जिगर, जान, है ना, चिराग, पर्दा, दिल और क्या बताओ, चादर। अब एक चीज याद रखना है आपको कि प्रेम का जो पत्र भेज दिया गया तो नायिका उस कबूतर का इंतजार कर रही है, कहां, दरवाजे पर खड़ी होकर, है ना, किस पर, दरवाजे पर। और दरवाजा कहां होता है, दीवार में। बनाता कौन है इनको, कारीगर और मजदूर। कौन बनाता है, कारीगर और मजदूर, ठीक है। जब ज्यादा प्रेम होता है तो पत्र किससे लिखा जाता है, खून से, ठीक है ना, खत लिखता हूं खून से, ठीक है। तो ये कबूतर लेके जाएगा ना चिट्ठी, है ना। आपको पता होगा प्रेम आख्यानकाओं में यही होता है। जैसे अपन मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत पढ़ते हैं, ठीक है, क्या, पद्मावत। तो वहां क्या है, वो हीरामन तोता है ना, जो चिट्ठी लेके जाता है, ठीक है, राजा रतन सेन के पास आता है, पद्मावती की चिट्ठी लेके, रानी पद्मनी की चिट्ठी लेके। तो बिल्कुल कहने का मतलब है कि पत्र साधारण नहीं, प्रेम के पत्र किसे लेके जाते हैं, खून से। अब यहीं से ले लो कि अपन पद्मावत की बात कर ले, तो पद्मावती कहां की राजकुमारी थी, सिंगल प्रदेश की। और राजा रतन सेन कहां के थे, चित्तौड़ के, ठीक है। अब वो सिंगल मतलब श्रीलंका को सिंगल द्वीप कहते हैं। तो वहां जाएगा तो उसे किसकी जरूरत पड़ेगी, नाव की। अब सिंगल प्रदेश जाओगे तो किसकी जरूरत पड़ेगी, नाव की। अब एक चीज सुनो आप ध्यान से कि हम जब ये पद्मावत पढ़ते हैं तो उसके अंदर अपन क्या क्या देखते हैं कि रानी जो पद्मावती है उसकी सुंदरता को देखकर अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर क्या करता है, आक्रमण करता है, ठीक है। और जब वो आक्रमण करता है ना, तो कहने का मतलब है कि राजा रतन सेन युद्ध नहीं हारता है। अब उसने, वो एक पुरोहित होता है जो उसके पास जाता है, उसकी सुंदरता, भाई ऐसे करो कि रानी प्राप्त नहीं हो तो कम से कम उसका क्या, चेहरा ही दिखा दो। किस पे शर्त बनी थी, चेहरे पर, कि प्रतिबिंब में, दर्पण में चेहरा दिखा दो। अब चेहरा दिखाने के बजाय उसे केवल क्या बताओ, गर्दन मोड़ के उसने अपना चेहरा दिखाया, तो गर्दन और चेहरा दोनों आ गए। गुब्बारा तो आप जानते हो आजकल आ रहे हैं दिल वाले गुब्बारे, है ना, ऐसे वो प्रेम के प्रतीक होते हैं, गुब्बारा, है ना। हाँ, और इधर आ गया गलीचा। अब उधर चादर है, इधर गलीचा है। एक आ गया रुमाल, ठीक है ना, क्या आ गया, रुमाल। अब चेहरा आ गया तो चश्मा भी आ गया, चेहरा आ गया तो क्या हो गया, चश्मा भी आ गया, है ना।
अब ये अलग शब्द बने, इधर आपको याद रखना है, एक तो जलेबी, हलवाई तो वहां हो, देखो कहां, अरबी में, और जलेबी कहां है भाई, फारसी में, है ना। और एक क्या है बताओ, दर रुमाल आ गया, तो रुमाल के साथ कौन आ गया भाई, दर्जी आ गया। अब इधर अमरूद, प्याज और अचार, तीन शब्द ये याद रखने हैं, क्या, अमरूद, प्याज और अचार। अफसोस को छोड़ दो, ये तो इंपॉर्टेंट है ये कि हिंदी शब्द कौन सी भाषा का है बताओ, फारसी भाषा का, ठीक है, कौन सी भाषा का है, फारसी भाषा का। तो इस तरह आप यदि जोड़ जोड़ के इन शब्दों को याद रखोगे तो ये आपको याद हो जाएंगे, कौन सी भाषा के शब्द भाई, फारसी भाषा के, कौन सी के, फारसी के, ठीक है। चलो अगली भाषा लेंगे हम पुर्तगाली। कौन सी भाषा, पुर्तगाली भाषा। पुर्तगाली भाषा, तो देखो पुर्तगाली भाषा में आपको दो काम करने हैं, ठीक है, यानी याद रखना है कि नहाना है और बढ़िया सा नाश्ता करना है। कौन सी भाषा में, पुर्तगाली भाषा में, ठीक है, कि पुर्तगाली भाषा में आपको नहाना है और क्या करना है, नाश्ता करना है। तो देखो भाई कैसे करना है, कि सबसे पहले नहाएंगे, नहा धो के ही नाश्ता करेंगे। तो नहाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि एक गमला है, उस गमले के अंदर एक चाबी रखी हुई है, उस चाबी से आप क्या, गोदाम खोलोगे और उस गोदाम में से आप बाल्टी और कनस्तर और साबुन निकालोगे। क्लियर हुआ, क्या निकालोगे, बाल्टी, कनस्तर और साबुन। कनस्तर एक पीपा होता है ना लोहे का, उसे बोलते हैं। साबुन निकाला, उसके बाद आप कमरे में आ गए, कमरे में से आप कमीज निकालोगे, ठीक है, कमीज के साथ आपको पतलून भी चाहिए, ठीक है, लड़की हैं तो फीता भी चाहिए, संडे है तो आपको बस्ता भी धोना है, क्या क्या धोना है, बस्ता धोना है, ठीक है। कपड़े धोए, देखो फिर से याद करो कि सबसे पहले हम कहां गए, गमले में गए, वहां से हमने क्या, चाबी, ठीक है, चाबी से क्या खोला, गोदाम, और गोदाम से क्या निकाला, बाल्टी और साबुन। फिर हमने क्या निकाला, कमीज, पतलून और क्या बताओ, फीता, ठीक है, और हमने बस्ता, ठीक है। हाँ, अब रुमाल तो वहां था, या तौलिया है भाई, नहाएंगे तो तौलिया भी चाहिए भाई, पतलून पतलून से काम नहीं चलेगा, क्या चाहिए, तौलिया चाहिए, ठीक है। और अब कहने का मतलब है कपड़े धो दिए तो सुखाने हैं वो, तो जो शर्ट है ना, बुरशेट जो धोई है, उनके तो आप बटन बंद कर देना, और जिनके बटन नहीं है ना, उनमें आप आलपिन लगा देना ताकि कपड़े उड़े नहीं। क्लियर यार, क्या लगानी है, क्या लगानी है, आलपिन। हाँ, तो आलपिन शब्द भी कौन सी भाषा का है, पुर्तगाली का। बटन भी कौन सी का है, पुर्तगाली का। तौलिया भी कौन सी का है, बस्ता, फीता, पतलून, कमीज, कमरा, साबुन, कनस्तर, बाल्टी। एक एक चीज क्रम से चल रही है कि गमला, गमले में से ली चाबी, चाबी से गए गोदाम में, वहां से बाल्टी और कनस्तर निकाला, साबुन निकाला, फिर कमरे में आ गए, वहां से कमीज, पतलून, फीता, बस्ता, तौलिया, है ना। अब कपड़े धो के क्या है उस पर, हाँ बिल्कुल वो लगा दिया आलपिन, ठीक है। अब आप आ जाओ साहब, ये तो नहाने का काम हो गया। अब नाश्ता, नाश्ते में आपको देखो, एक तो अनानास, क्या, अनानास, नाम सुना होगा, अनानास का अपन जूस पीते, अनानास, ठीक है। संतरा, अनानास के साथ क्या है बताओ, संतरा और पपीता, ठीक है। हाँ, इनका आपको जूस पीना है, अनानास, संतरा और पपीता का क्या पीना है, जूस बनाना है। तो अब इनमें क्या है बताओ आप, हाँ काजू डालना है, क्या डालना है, काजू। अब जूस जूस से थोड़ी काम चलेगा, आपको क्या बताओ, आलू और गोभी के पराठे भी खाने नाश्ते में। देखो जूस में तो क्या लिया, अनानास, संतरा, पपीता, और उनमें क्या डाल दिया, काजू। और उसके बाद क्या बताओ, आलू गोभी का क्या लिया बताओ, नाश्ता बनाया। और फिर क्या किया कि मेज पे रख के और क्या बताओ, प्याले में जूस डाल लो, है ना।
तो बिल्कुल बताओ, अनानास संतरा पपीता का जूस बनाया, जूस में आप क्या डालोगे? काजू डालोगे, आलू गोभी के पराठे, और आराम से क्या बताओ, मेज पे क्या बताओ, प्याले में घाल कर क्या बताओ, खाओगे। और यदि ये सारा काम हो गया तो नाश्ते के बाद थोड़ी सी लोगों को भनक आती है तो आराम से क्या बताओ, तंबाकू भी खा लेना, कोई दिक्कत नहीं। तो लास्ट शब्द क्या आया? तंबाकू। तो ये कौन सी भाषा के शब्द हुए भाई? पुर्तगाली के। कौन सी भाषा के शब्द हुए? पुर्तगाली भाषा के शब्द हो गए। तो बताओ कैसे? पहले गमला, गमला में से क्या ले? चाबी, चाबी से क्या खोला? गोदाम, गोदाम में से क्या निकाली? बाल्टी, कनस्तर, साबुन। ठीक है, फिर कहां चले गए? कमरा, वहां से क्या लिया? कमीज, पतलून, फीता, बस्ता, तौलिया, बटन और आलपिन। ये तो नहाने का काम हो गया। अब नहा धो के चले गए तो नाश्ता करना है, आलू गोभी के पराठे, अनानास संतरा और पपीता का क्या है बताओ? जूस है, उसमें बढ़िया से काजू डालो और मेज पे रखकर आराम से क्या बताओ, हाँ, प्याले में डालकर मेज पे रखकर आराम से लंबा सा नाश्ता करो। और नाश्ते के बाद है ना, थोड़ी सी मन में आए तो कहने का मतलब उसने क्या खा ले? तंबाकू। तो तंबाकू शब्द भी कौन सी भाषा का है? पुर्तगाली। याद रह जाएगा ना क्रम से, कौन सी भाषा है? पुर्तगाली भाषा। ठीक है, चलो आगे अपन चलते हैं। तो तुर्की भाषा, कौन सी भाषा है? तुर्की। अब शब्द कम होते चले जाएंगे। तुर्की भाषा, तुर्की भाषा। ठीक है, तो बिल्कुल तुर्की भाषा के शब्द लिखो आप। तुर्की का मतलब कुर्की, एक तो यही आएगा। एक आएगा इसमें कालीन, एक चेचक, है ना, चेचक, चेचक शब्द है ना। चम्मच, चाकू, चम्मच, चाकू, कुली, हाँ, चाकू, चम्मच और क्या बताओ? कुली। मुगल, तोप, बहादुर, मुगल, तोप और क्या है बताओ? बहादुर। उर्दू, कैची, ये तो ऊपर ही लिखने थे, चेचक के पास ही लिख लो यहां। हाँ, चम्मच, चाकू, कुली और यहां लिखो कैची। रह गया वो तो कोई नहीं, आप याद करने हैं, थोड़े क्रम में से रहे। कैची, है ना। और एक शब्द मैंने बताया था कौन सा? तुर्की के साथ ही क्या आएगा बताओ? उर्दू। कौन शब्द है? उर्दू। उर्दू शब्द भी तुर्की भाषा का ही है। कौन सी भाषा का है? तुर्की। तो मुगल, तोप, बहादुर, मुगल हो गए तो मुगलों की पत्नियां क्या कहलाती थी? बेगम। और इनका खाना बनाने वाला कौन होता था? बावर्ची। कौन होता था? बावर्ची। कौन होता था? बावर्ची। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। हाँ, एक शब्द और है, तोप में क्या डालनी है? बारूद। क्या? बारूद। तो देखो, तुर्की भाषा है। कौन सी भाषा है? तुर्की। तो कैसे याद रखेंगे बताओ? तुर्की में कुर्की, कालीन, चेचक, चम्मच, चाकू, कुली, कैची। ठीक है, यहां तक तो तुक मिल रही है कि तुर्की, कुर्की, कालीन, चेचक, चम्मच, चाकू और क्या बताओ? कुली और कैची। अब देखो मुगल आए। कौन आए? मुगल। कौन आए थे मुगल? सबसे पहले कौन आया था? बाबर। ठीक है, और खानवा के युद्ध में उसने किसको हराया था? राणा सांगा को। हारने का एक ही कारण था कि उसके पास क्या थी? गोला बारूद, तोप था। क्या था? तोप। और बहादुर तो थे ही वो। क्यों? एक बार हारने के बाद दोबारा आ गया था, तो बहादुर तो था ही। तो मुगल, तोप, बारूद, बहादुर। और मुगलों की पत्नियां क्या कहलाती थी बताओ? बेगम। और भाषा कौन सी थी इनके? उर्दू, अरबी, फारसी का मिश्रण था ना। और इनके खाने बनाने वाले को क्या कह देते हैं? बावर्ची। तो ये शब्द कौन सी भाषा के भाई? तुर्की भाषा के। किसके? तुर्की के। ठीक है, चलो अगली भाषा लिखेंगे हम, फ्रेंच। कौन सी? फ्रेंच। इसी को ही फ्रांसीसी भी कह देते हैं। फ्रेंच को अपन क्या कह देते हैं? फ्रांसीसी। तो इसमें आपको लिखना है फ्रांसीसी भाषा में, बिल्कुल, अंग्रेज, मेयर, यानी अंग्रेज के बाद क्या लिखोगे भाई? मेयर। कारतूस, कारतूस, कूपन, पहले लिखो रेस्ट्रा,
क्या लिखो, रेस्ट्रा। आएगा तो कूपन भी पर, लेकिन पहले क्या लिखना है, रेस्ट्रा, है ना। फिर लिखोगे कूपन, फिर लिखो सूप, कूपन के बाद क्या लिखना है, सूप। हाँ एक चीज और जोड़ दो, है कूपन सूप, सूप से पहले लिखो मीनू, फिर लिखो सूप, है ना। ये थोड़ा क्रम से क्या है वो मैं आपको समझा दूंगा, याद करने में आसान रहेगी। इसको हटा दिया और एक इसको हटा दिया, ठीक है। तो देखो अब ये शब्द फ्रांसीसी के हैं। अब आपको याद रखना है कि देखो एक अंग्रेज मेयर था, है ना। अंग्रेज कौन था, अंग्रेज मेयर था। और आपको पता है अंग्रेज लाए थे चर्बी वाले कारतूस, तभी तो 1857 क्रांति की थी मंगल पांडे ने। कौन से ले आया, हाँ अब मंगल पांडे ने क्रांति कर दी। तो ये अंग्रेज मेयर भाग के कहां चला गया, एक रेस्ट्रो में चला गया। किस में चला गया, रेस्ट्रो में चला गया। रेस्ट्रो में जाने के बाद इसने रेस्ट्रो में से क्या लिया बताओ, कूपन लिया। कूपन के बाद जो मेनू होती है ना, भोजन की जो लिस्ट होती है वो देखी, और अंग्रेज तो था कुछ मिला नहीं, तो क्या पी लिया उसने, सूप पी लिया। काम खत्म। कौन सी भाषा का, फ्रेंच भाषा। क्या याद रखोगे कि अंग्रेज मेयर चर्बी वाले कारतूस के कारण मंगल पांडे ने क्रांति कर दी, तो भाग लिया कहां, सीधा रेस्ट्रो में। रेस्ट्रो में गया तो वहां कूपन लिया, और कूपन लेने के बाद मेनू में देखा तो क्या पिया उसने, सूप। तो अंग्रेज, मेयर, कारतूस, रेस्ट्रा, कूपन, मेनू और सूप कौन सी भाषा के भाई, फ्रेंच भाषा के। कौन सी भाषा के, फ्रेंच के। अगली भाषा लिखो चीनी। कौन सी भाषा, चीनी। तो चीनी भाषा के शब्द ज्यादा नहीं है, एक तो चाय है खुद, कौन शब्द है, चाय शब्द, ठीक है। और उसके बाद चीनी, चीनी शब्द तो चीनी का होगा ही, चाय और चीनी, बिना चीनी के चाय थोड़ी बनती है। चाय और क्या बताओ, चीनी, ठीक है। लीची और चीकू, लीची और क्या बताओ, चीकू। ये शब्द कौन सी भाषा के हैं, चीनी के। कौन सी के हैं, चीनी के, बिल्कुल। हाँ आगे चलें तो एक दो भाषा और है, ज्यादा नहीं है, टॉपिक अभी खत्म हो जाएगा, है ना। ये चीनी भाषा हो गई। कौन सी हो गई, चीनी। अब लिखो डच, डच भाषा, ठीक है। इसमें भी ज्यादा कोई शब्द नहीं है, एक तो आपको तुरुप लिखना है, एक बम लिखना है, तुरुप। और बम जो है वो डच भाषा का है। और एक ड्रिल होता है, क्या होता है, ड्रिल। तुरुप, बम और क्या बताओ, ड्रिल। ये डच भाषा के हैं। किसके हैं, डच भाषा के। अगली जो भाषा है वो लिखो आप, जर्मन भाषा, जर्मनी। तो जर्मनी भाषा के आपको ज्यादा नहीं लिखने, इसमें एक तो लिखना है नाजीवाद। ये जर्मन नहीं चलाया था, हिटलर था ना, नाजीवाद। और एक होता है किंडरगार्टन। क्या होता है, किंडर क्या, गार्टन। वो विधि होती है ना, फ्रोबेल, वहीं का तो था जर्मनी का। किंडरगार्टन को बोलते हैं बालोद्यान, ठीक है, बिल्कुल। जापानी भाषा, अगली भाषा कौन सी है, जापानी। तो ये तो दो दो तीन तीन शब्द हैं, आप याद रख सकते हो, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो जापानी में एक तो रिक्शा, रिक्शा, एक जंपान, तूफान को ही बोलते हैं जंपान, और एक सायोनारा। ये शब्द जापानी भाषा के हैं। कौन सी भाषा के हैं, जापानी भाषा के। कौन सी भाषा के हैं, जापानी भाषा के, ठीक है। आगे चलते हैं। रूसी, रूसी भाषा है। तो इसके जो शब्द हम लिखेंगे वो लिखेंगे जार और बुजुर्ग। एक तो जार, ये तो समझ में आया। एक बुजुर्ग शब्द होता है अपने यहां, और रूस के राजा बुजुर्ग ही होते हैं, तो याद रखना बुजुर्ग हो गया। क्या हो गया, बुजुर्ग। और एक स्पुतनिक, स्पुतनिक यहीं से खरीदे थे हमने विमान। स्पुतनिक विमान कहां से, रूस से, तो ये वहीं से आ गया। लास्ट एक और भाषा लिख लो, यूनानी भाषा। कौन से, यूनानी भाषा, ठीक है। इसमें एक तो लिखो आप एटलस, ठीक है। एक इसमें लिखो आप टेलीफोन। ध्यान रखना, टेलीविजन अंग्रेजी का है, टेलीफोन कौन सी भाषा का है, यूनानी का। एक शब्द होता है एकेडमी, एकेडमी है ना, एकेडमी। ये शब्द भी कौन सी भाषा का है, यूनानी भाषा का, ठीक है। एटम, एक क्या है बताओ, एटम। तो ये हुए हमारे क्या बताओ, विदेशी शब्द। कौन से हुए, विदेशी शब्द, ठीक है।
तो बिल्कुल देशज और विदेशी शब्द है, बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको पढ़ाया है। हाँ, अगर इस तरह से आप इनको याद करोगे, 1-2 बार क्लास आपने देख ली तो ये सारे शब्द आसानी से आपके हल हो जाएंगे। थैंक यू।